नमस्कार। शाम के 7 बजे खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें पुलिस ने जारी कर दी हैं। पुलिस ने 6 तस्वीरें जारी की हैं जो हम आपको आपकी स्क्रीन पर फिलहाल दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए और इन संदिग्धों को पहचानने की कोशिश कीजिए और पुलिस को इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। पुलिस का दावा है कि जानकारी देने वाले की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्या इन संदिग्धों को आप पहचानते हैं? लखीमपुर हिंसा के संदिग्धों की ये 6 तस्वीरें हैं जिसे पुलिस ने यहां पर जारी किया है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात कांग्रेस के प्लान की। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर महिलाओं पर बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने 2022 विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर महिला उत्पीड़न को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शोषित महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। आने वाले चुनाव में यह आरक्षण 50% तक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर यह आरक्षण दिया जाएगा। तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। वहीं प्रियंका के इस फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव में महिला आरक्षण का पक्ष लिया है। कांग्रेस का आने वाले चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान पर यूपी सरकार के मंत्री सतीश महाना ने निशाना साधा है। महाना ने कांग्रेस के पास टिकट मांगने वाले लोग नहीं हैं, तो महिला और पुरुष क्या? जहां तक कैंडिडेट की बात है और टिकट देने की बात है, तो कांग्रेस के पास तो ये भी उनको नहीं मालूम कि उनका टिकट किस व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे महिला और या पुरुष हो। मैं इस बात के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। उनको तो ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सी विधानसभा में कौन चुनाव लड़ने में इच्छुक है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के आने वाले चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का स्वागत किया है। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी भी महिलाओं को चुनाव में आरक्षण के पक्ष में हमेशा रही है। हमारी पार्टी ने तो राज्यसभा की एक सीट होने पर महिला को देते हुए जया बच्चन को राज्यसभा सांसद बनाया। समाजवादी लोग तो हमेशा से महिला का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए लड़े हैं, संघर्ष किया है और महिलाओं को सम्मान दिया है। एक राज्यसभा सीट समाजवादी के पास थी, वो भी उन्होंने आदरणीय जया बच्चन जी को दी, वो भी महिला को दे दी। सोचिए आप। गाजीपुर पहुंचे बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार सरकार में पशुधन मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी यहां निषाद जनचेतना रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे। उत्तर प्रदेश आए हैं कि उत्तर प्रदेश में भी निषाद को जागरूक करके वीआईपी पार्टी से जोड़कर 2022 में मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का काम करेंगे। 165 सीट पर हम लोग 2022 में चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए पूरे प्रदेश में निषाद को जागरूक करके पार्टी से जोड़कर मजबूती से कार्यक्रम किया जा रहा है। और अब बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशीनगर दौरे की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर दौरे पर आ रहे हैं। उससे पहले सीएम योगी आज कुशीनगर पहुंचे और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने खुद मंच का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उससे पहले सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। उसके बाद एयरलाइंस कंपनियों और प्रबुद्ध लोगों के संबोधन स्थल का निरीक्षण कर सड़क के रास्ते महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे और भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया।
इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश का सौभाग्य है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश को एक तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उपलब्ध होगा। यह हमारे लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर बिहार के विकास में इस नए एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। और कल यह अवसर आएगा जब श्रीलंकन डेलीगेशन भगवान बुद्ध के अवशेष के साथ वहाँ के एक बहुत हाईली जो डेलीगेशन जो है उनका यहाँ पर आएगा और कुशीनगर में आकर के भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली का दर्शन भी करने के साथ ही यहाँ पर उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर दौरे पर पहुंच रहे हैं। कुशीनगर पहुंचकर प्रधानमंत्री सबसे पहले कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे इसी महानिर्वाण मंदिर परिसर में बने इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान भगवान बुद्ध का दर्शन पूजन करेंगे और फिर इस मंच से यहाँ पर आयोजित बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी एक संदेश देंगे, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर समस्त तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर पहुँचकर जो तमाम तैयारियाँ थी उनका जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ ही पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो श्रीलंका से पहुंच रही है, उस उड़ान में जो विभिन्न देशों के 125 डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं उनको सम्मानित करेंगे और फिर इस सम्मेलन को संबोधित कर देश ही नहीं बल्कि दुनिया को एक बड़ा संदेश देंगे। कैमरामैन उपेंद्र के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 कुशीनगर। सामाजिक परिवर्तन यात्रा का रथ लेकर झांसी पहुंचे पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह अगर इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उनकी पार्टी का साथ नहीं लिया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में एसपी जीत नहीं पाएगी। अब ये तो समय बताएगा। अब इतने तो वो तो है नहीं ज्योतिषी और नहीं, अगर वो आपसे मिलकर नहीं लड़ा तो नुकसान में रहेगी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल नुकसान रहेगा। सोनभद्र से अपना दल इसके सांसद पकौड़ी लाल के एक ऑडियो पर हंगामा मचा तो पार्टी की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने तुरंत सांसद को माफी मांगने के निर्देश जारी कर दिए। इसके बाद सांसद ने अपनी सफाई दी है। बराबर ठाकुर ने पुलिस वालों ने गवाह रखा और मैंने कह दिया कि अगर गवाही दे दिया तो खैरियत नहीं होगा। हम तो देते जा ही रहे हैं, लेकिन ये पूरा जितना पक्का बना है सब डायनामाइट लगा के बयान कर देंगे। बता दें, हिम्मत नहीं बड़ी किसी की कि कोई मेरे खिलाफ गवाही दे दे। सोनभद्र से अपना दल इसके सांसद पकौड़ी लाल का ये विवादित वीडियो वायरल होने के बाद उनका हर तरफ विरोध होने लगा। इसे देखते हुए पार्टी की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने अपने सांसद से माफी की मांग की। मैंने अपनी पार्टी के माननीय सांसद जी को निर्देशित कर दिया है कि वे अपने अनुपयुक्त और अमर्यादित भाषा के लिए तत्काल क्षमा प्रार्थना करें। पकौड़ी लाल ने तत्काल माफी मांगी और कहा कि मेरे बयान से ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग आहत हुए हैं। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं आप सर्वजन समाज के आशीर्वाद से हूं। जाने अनजाने में कहीं गलती या कहीं टूटी हुई हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी घटने का दावा किया। लखनऊ में सीएम योगी ने खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने चरखा भी चलाया और सूत काटा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी घटी है। कोरोना काल में भी हमने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया है। हम वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर रहे हैं और आने वाला समय खादी का है। कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रही हैं और उन बेहतरीन प्रयासों का परिणाम है
कि विगत 4 वर्ष के दौरान 1,68,000 से अधिक लोगों को सीधे सीधे रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया और 21-22 में लगभग 50,000 लोगों को इस रोजगार के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना काल खंड में भी। और अब आपको बड़ी खबर बताते हैं शाइन सिटी फर्जीवाड़े मामले में जो आज का अपडेट है। इस केस में कंपनी के डायरेक्टर की पत्नी मीरा श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी झारखंड के धनबाद से हुई है। मीरा वाराणसी में प्राइवेट स्कूल की टीचर रह चुकी है। बता दें कि इस मामले में सीएमडी राशिद नदीम फरार है, जबकि पुलिस ने दूसरे राज्यों से अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं राशिद नदीम और उसके भाई पर 5-5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। सिटी ग्रुप के खिलाफ आज वाराणसी कमिश्नरेट के थाना कैंट में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये मुकदमा शाइन सिटी ग्रुप के 3 मुख्य आरोपी, जिसमें सबसे पहले जो इस कंपनी के सीएमडी हैं राशिद नसीम, दूसरे इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आसिफ नसीम और तीसरा अभियुक्त जो इसमें गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत जिनके खिलाफ हुआ है वो इस कंपनी का डायरेक्टर है अमिताभ श्रीवास्तव। इन 3 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कैंट वाराणसी कमिश्नरेट में ये मुकदमा पंजीकृत आज हुआ है। स्वागत है। ब्रेक के बाद उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है। तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को रौंदा है। ट्रक ने बाइक को भी टक्कर मारी है। बाइक सवार समेत 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की हालत गंभीर है। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। वरिष्ठ आईएएस इफ्तिकारुद्दीन पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एसआईटी ने गृह विभाग को 207 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। अब शासन आईएएस के खिलाफ एक्शन लेगा। वरिष्ठ आईएएस इफ्तिकारुद्दीन के वायरल वीडियो के मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। एसआईटी ने शासन को 207 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में आईएएस के 65 वीडियो और 3 किताबों के कंटेंट को आपत्तिजनक बताया है। सूत्रों की माने तो वायरल वीडियो उनके ही पाए गए हैं। माना गया है कि वीडियो में जो कहा गया है वो आपत्तिजनक है। सरकारी आवास में बैठकर इस तरह की तकरीर सर्विस रूल के खिलाफ है। आईएएस इफ्तिकारुद्दीन के लिखे गए साहित्य को भड़काऊ माना गया है। बिहार के सीवान की एक प्रिंटिंग प्रेस में आपत्तिजनक साहित्य छपा था। एसआईटी ने अपनी 207 पन्नों की जांच रिपोर्ट में 20 पन्नों में आईएएस इफ्तिकारुद्दीन के बयान दर्ज किए। एसआईटी ने धार्मिक पुस्तकों की भी सत्यता को जानने के लिए उर्दू अनुवादकों और कानूनी विशेषज्ञों की राय ली। आपको बता दें कि सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीना के नेतृत्व में 16 सदस्यीय टीम ने आईएएस इफ्तिकारुद्दीन मामले की जांच की। अब शासन एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई के आधार पर इफ्तिकारुद्दीन पर फैसला लेगा।